हेलो लर्नर्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। वेलकम टू द यूट्यूब सेशन ऑफ गैस्ट्री क्लासेस। तो देखिए, बहुत सारा रिक्वेस्ट आ रहा था एमएस एक्सेल को पढ़ाने के लिए। और देखिए, बहुत सारे लर्नर्स ने बोला था कि सर एमएस एक्सेल करा दीजिए, अच्छे से समझ नहीं आता या फिर क्वेश्चंस आते हैं। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव सेशन लेके आप लोगों के लिए आ चुका हूँ। एक बात पहले ही आपको बता दूँ कि देखिए, एक्सेल जो है इसको सीखने में सालों लग जाते हैं अगर आप अच्छे से सीखना चाहते हो। तो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इस आधे घंटे के लेक्चर में आप एक्सेल में पूरी तरीके से माहिर हो जाओगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है, पहले ही बता दूँ आपको। लेकिन आपको मैं इतना तो ज़रूर पढ़ा दूंगा कि आपके एग्जामिनेशन में अगर क्वेश्चन आता है एक्सेल से रिलेटेड तो आप सॉल्व कर पाएँ। और बाकी प्रैक्टिस से जो है एक्सेल आता है, इस बात को समझिएगा। और हर बार ज़रूरी नहीं है कि एमएस एक्सेल से क्वेश्चन आए ही आए। तो पढ़ा तो रहा हूँ, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि एक्सेल से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो चलिए, इसी पॉजिटिव नोट के साथ कि आप लोग अच्छे से समझ लेंगे इस पूरे लेक्चर को, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, ताकि यूट्यूब इस काम को और आगे पहुँचाए, ये कम्युनिटी और बड़ी बने और हमें भी मोटिवेशन मिले। स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। तो देखिए, एमएस एक्सेल होता क्या है। एमएस यानी माइक्रोसॉफ्ट, और एक्सेल ये माइक्रोसॉफ्ट द्वारा ही बनाया गया एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है। और इसको यूज़ किस लिए किया जाता है? डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए, डेटा को एनालाइज करने के लिए और डेटा को विजुअलाइज करने के लिए। अगर किसी चीज़ में आप पैटर्न देखना चाहते हो, अगर देखना चाहते हो कि ट्रेंड जो है वो कैसा सेट हो रहा है, या फिर बहुत बड़े कैलकुलेशंस हैं और आप मैनुअली कैलकुलेट करने के लिए सक्षम नहीं हैं, या फिर इतने सारे डेली के कुछ लॉगिंग हैं, है ना कोई एक पूरा का पूरा प्रोग्राम इसमें आप सेट कर सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें एक्सेल के थ्रू आप कर सकते हो, उसमें फॉर्मूलाज लगा के, और आप चीज़ों को आसान बना सकते हो। किसी को डेली अटेंडेंस फॉर एग्जांपल आपको लगाना है, या फिर बच्चों के मार्क्स जो है पूरे कैलकुलेट करने हैं, अच्छे से ऑर्गेनाइज करने हैं, या फिर शेयर मार्केट में ट्रेंड को समझना है। बहुत सारी चीज़ें आपको एमएस एक्सेल के थ्रू पॉसिबल हो पाती हैं। देखिए, यूजर्स को ये अलाउ करता है ताकि आप जो है वो क्रिएट कर सकें, मैनिपुलेट कर सकें किस चीज़ को, डेटा को टेबल्स में, और परफॉर्म कर सकें बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को फॉर्मूलाज के थ्रू, चार्ट्स जनरेट कर सकें, ग्राफ्स बना सकें, और बहुत बड़े बड़े डेटा सेट्स जो है ना उसको मैनेज कर सकें। और एक और चीज़ देखिए, ये सारे ही फॉर्मूला जो है वो बैकएंड पे काम करता है, यानी इसमें बहुत सारे फॉर्मूला जो है वो उसको पहले से ही फीड किया गया हुआ है। अब बस आपको क्या करना है, वहाँ पर आप उस फॉर्मूला को लगाएंगे और वो चीज़ें काम करेंगी। आपको सामने कुछ ज़्यादा नहीं करना है, बस आपको वो फॉर्मूले याद रहने चाहिए कि हम कैसे जो है आप उसको यूज़ करेंगे। एक्सेल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है बिजनेस में, फाइनेंस में और रिसर्च में। और रिसर्च में इसका यूज़ है, इसीलिए आप लोगों को यूजीसी नेट जो है ये बार बार पूछता है, क्योंकि आपको बेसिक जो भी ज़रूरतें हैं उसको आप टेस्ट किया जाता है यहाँ पर, और इसी के लिए एमएस एक्सेल से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। अब ऑफ कोर्स अगर ये ट्रेंड एनालिसिस करेगा, अगर इसमें जो है आप डेटा को एनालाइज करेंगे, तो ये बजटिंग में यूज़ आएगा ही, है ना, बजट बनाने के लिए। फिर फोरकास्ट यानी कोई भी पूर्वानुमान लगाना है उसके लिए, डेटा को एनालाइज करना है उसके लिए, और रिपोर्ट करना है उसके लिए एमएस एक्सेल का यूज़ होता है। अब देख लीजिए, ये देखिए, एमएस एक्सेल का जो पूरा का पूरा स्प्रेडशीट होता है ना, वो कैसा दिखता है, तो कुछ इस टाइप का दिखता है। क्योंकि ये पुराने एक्सेल का सीट है, लेकिन फिर भी देख लीजिए, समझ में आ जाएगा आपको। देखिए, सबसे पहले तो ये टूल बार होता है ऊपर में, ये देखिए यहाँ पर ये सारे टूल्स होते हैं। और ये जो है आपको पावर पॉइंट में भी दिख जाएगा, और अलग अलग जितने भी एक्सेल के जो ऑफिस वाले, एमएस के जो भी ऑफिस वाले प्रोग्राम्स उनमें दिखता है ये। तो फॉन्ट सेलेक्ट करना हो गया, या फिर कितना जो है बोल्ड होगा, इटैलिक्स होगा, अंडरलाइंड होगा, क्या होगा, ये सारी चीज़ें, कलर वगैरह हर चीज़ इस टूल बार में आपको मिलेगा। फिर यहाँ पर ये आ जाता है नेम बॉक्स। अब नेम बॉक्स में देखिए, जो भी एक्टिव सेल होगा तो उसको यहाँ पर दिखाया जाएगा। देखिए, यहाँ पर सेल दिखा रहा है ना आपको। अब जिस सेल को आप सेलेक्ट करेंगे तो वो ऐसे एक ब्लैक कलर का रेक्टेंगल बन जाएगा वहाँ पे, और उस सेल का नाम यहाँ पे लिख देगा। जैसे देखिए, यहाँ पर A1 लिखा हुआ है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको कॉलम और रो समझना होगा। देखिए, जो ये हॉरिजॉन्टल वाले हैं ना, ये वाले, ये जो मैं बना रहा हूँ, देखिए इसको, ये जो है इसको रो कहते हैं हम। और ये जो वर्टिकल वाले हैं नीचे की तरफ जो आ रहे हैं, इसको हम कहते हैं कॉलम, है ना। तो देखिए, ये हॉरिजॉन्टल रो हो गया और ये कॉलम हो गया। अब अगर आपको मैं बोलूँ कि बताइए ये वाला जो है ये कौन सा रो होगा, तो देखिए, अब ये बी है ना, और ये कौन सा है, ये फर्स्ट में है, तो इसको हम कहेंगे B1। और इसी तरीके से देखिए, ये फॉर्मूला बार है। फॉर्मूला बार में जो भी आप फॉर्मूला लगाएंगे तो वो यहाँ पे दिखता है। सीट टैब आपने देख ही लिया, ये है। नेविगेशन बटन यहाँ पे दिया हुआ है, ये रो का हेडिंग है। और जैसे जैसे आप रो सेलेक्ट करते हो, फॉर एग्जांपल मैंने ये रो सेलेक्ट किया, तो इसको सेलेक्ट करते ही देखिए ये हो जाएगा आपका, यहाँ से ऊपर से आ जाएगा D, और इधर से आ जाएगा 5, तो ये हो जाएगा आपका D5, है ना। और जैसे इसको सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर D5 लिख देगा। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, है ना। एक्टिव सेल कौन सा है? एक्टिव सेल वो है जहाँ पर भी आप सेलेक्ट करते हो वो आपका एक्टिव सेल बन जाता है। तो आई होप कि ये जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल ही आप क्लियर हो गई हों, और किसी भी तरीके का संशय इन सारी चीज़ों को लेकर नहीं हो, नेमिंग को लेकर नहीं हो। अब आगे बढ़ते हैं।
तो देखा आपने ये जो है ये अभी जो मॉडर्न वाला आपको दिख रहा है ये सेम ऐसा ही दिखता है, ठीक है। ये वो जो है वो पुराना था, ये मॉडर्न वाला ऐसा दिखता है। अब इसमें देखिए यहाँ पर ये आपका जैसे ये सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर ये नेम आ जाएगा ये वाला। अब यहाँ पे सारी चीज़ें ये टूल बार में दी होती हैं। यहाँ पर देखिए ये आपका नेविगेशन बटन हो गया, ये सीट वाला जो पार्ट है वो हो गया, और जो भी एक्टिव सेल होगा जो सेलेक्ट करोगे वो आपका एक्टिव सेल बन जाता है। ये आपका कॉलम हो गया और ये रो हो गया, यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है। अब देखिए जैसे इसको सेलेक्ट किए तो देखिए ये थर्ड वाला आपका रो हो गया, और जैसे ये वाला है तो ये कॉलम हो गया आपका बी वाला। अगर इसको आप सेलेक्ट करते हो इस वाले को, तो यानी कि आप सेलेक्ट कर रहे हो B3 को, ठीक है। तो ये आई होप कि क्लियर हो चुका होगा। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ थ्योरी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के एक्सटेंशंस जानने आपको ज़रूरी हैं। सबसे पहला तो देखिए MS वर्ड का एक्सटेंशन होता है .doc, पहले होता था ये 2007 से पहले। अभी जो है ये .docx करके आता है, और ये चेंज क्यों लाया गया है? .docx फॉर्मेट जो है ना ये ओपन XML स्टैंडर्ड बेस्ड है, और इससे फ़ायदा क्या होता है कि फ़ाइल को कॉम्प्रेस करने में आसानी होती है, डेटा रिकवरी करने में आसानी होती है, और साथ ही साथ ज़्यादा कॉम्पेटिबल है, अलग अलग सिस्टम में ये कॉम्पेटिबल होता है। और पहले जो DOC वाला था ये ज़्यादा इसकी कॉम्पेटिबिलिटी उतनी नहीं थी। ये हो गया। अगला है MS एक्सेल, और ये क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो देखिए एक्सेल से रिलेटेड पहले जो है .xls था ये, और अब जो है .xlsx ये जो है इसका एक्सटेंशन है। और जो एक्सेल है ना ये जो है बाइनरी फॉर्मेट से अब ओपन XML बेस्ड हो चुका है। पहले ये बाइनरी फॉर्मेट में था जब ये .xls में था, तो ये जब ओपन XML बेस्ड हुआ तब से इसका जो एक्सटेंशन है वो हो गया .xlsx फॉर्मेट। और देखिए इसमें ज़्यादा एडवांस फीचर मिल जाते हैं, फाइल साइज़ छोटा हो चुका है, और डेटा मैनेजमेंट बेहतर तरीके से होता है, फॉर्मूले ज़्यादा यूज़ कर पाते हैं आप इसमें। वैसे ही पावर पॉइंट, तो जो भी प्रेजेंटेशन जैसे आपको मैं पढ़ा रहा हूँ तो ये प्रेजेंटेशन के थ्रू पढ़ा रहा हूँ, तो ये .pptx ऐसे करके ये प्रेजेंटेशन होता है। .ppt भी सही है, .pptx भी सही है। और .ppt से .pptx का जो चेंज है ये 2007 के बाद ही आया था। तो मेनली जो भी x जो इसमें लग जा रहा है एक्सटेंशन में वो 2007 के बाद आया है ना। और इससे फ़ायदा यही हुआ कि फ़ाइल कॉम्प्रेशन जो है बेटर हो गया, रोबस्ट डॉक्यूमेंट इंटीग्रिटी देखने को मिला, और कॉम्पेटिबिलिटी बढ़ गई इसकी। अब हम कुछ फॉर्मूलेज़ के लिए जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए कोई भी फॉर्मूला अगर आप लगाएंगे एक्सेल में, अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है फॉर्मूला से रिलेटेड, तो इतना आप याद रखेंगे कि सबसे पहले वो स्टार्ट होता है कैसे, इज इक्वल टू, है ना। तो इज इक्वल टू पहले लगाते हैं, और इसके बाद जो भी आपको फॉर्मूला लगाना है वो आप लिखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपको काउंट करना है और कोई एक कंडीशन लगा के काउंट करना है, तो आप लिखेंगे ऐसे इज इक्वल टू, फिर काउंट के बाद लिखेंगे इफ़, और इसके बाद कोई भी कंडीशन लगा देंगे। याद रखिएगा, देखिए अगर आप जो है सिर्फ एक कंडीशन लगाना चाहते हैं, सिंगल कंडीशन, तो उसके लिए काउंट इफ़ आपको लिखना होता है। और अगर आप मल्टीपल कंडीशन लगाना चाहते हैं एक ही सवाल में, तो उसके लिए काउंट इफ्स या फिर काउंट इफ एस ऐसे लगाना होता है। तो काउंट इफ फंक्शन काउंट द नंबर ऑफ सेल्स इन अ रेंज दैट मीट्स अ गिवन क्राइटेरिया। कोई भी क्राइटेरिया अगर आप सेट कर रहे हैं एक कंडीशन लगा के, तो उस टाइप का जो सेल का नंबर होगा ना वो गिन देगा, वो काउंट कर देगा कि कितने सेल्स हैं जो आपके क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं। वैसे ही काउंट इफ्स फंक्शन अगर आप लगाते हो तो वो क्या करेगा, काउंट करेगा नंबर ऑफ सेल्स एक कोई भी रेंज में, और एक सिंगल या फिर मल्टीपल क्राइटेरिया इसमें आप लगा सकते हैं क्योंकि ये काउंट इफ एस है। लेकिन एक और बात याद रखिएगा कि काउंट इफ एस में ज़रूरी नहीं है कि आप मल्टीपल क्राइटेरिया ही लगाओ, इसमें सिंगल भी लगा सकते हो। तो मतलब अगर एक ही क्राइटेरिया है लेकिन आपने काउंट इफ एस लगा दिया तो वो गलत नहीं होगा, लेकिन अगर मल्टीपल क्राइटेरिया है और आपने काउंट इफ पे ट्राई किया तो वो गलत हो जाएगा, है ना। सिंटैक्स कैसे होता है, तो देखिए इज इक्वल टू सबसे पहले लिखते हो, फिर कैपिटल में आप लिखते हो COUNTIF अगर सिंगल कंडीशन है तो, फिर आपने यहाँ पर लिखा रेंज कॉमा क्राइटेरिया। आप बता देते हो कौन सा रेंज रहेगा कौन सा क्राइटेरिया रहेगा, वहाँ पे आप मेंशन कर देते हैं, है ना। और आपको मैंने बताया कि ये जो है सिंगल कंडीशन और ये मल्टीपल कंडीशन के लिए यूज़ होता है। बाकी देखिए अब इस टाइप से जो है आप बनाते हो, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर नेमिंग, फिर आपने यहाँ अगर रोल नंबर और मार्क्स डाल दिया। आपके सपोज करिए कोई भी क्लासरूम का, अपने क्लासरूम का आप जो है बच्चों का यहाँ पर मार्क्स कैलकुलेट करना चाह रहे हो, तो सबसे पहले वाले जो आपके रो हैं और इसमें कॉलम है, इसमें जो है आपने नेम डाल दिया, और दूसरा है इसमें रोल नंबर डाल दिया, तीसरे में मार्क्स डाल दिया। यहाँ पर इनके नेम में जैसे फॉर एग्जांपल ABCDEF लिख दिया आपने, रोल नंबर इनका डाल दिया कि ये रोल नंबर है, और मार्क्स आपने डाल दिया कि ये मार्क्स इनको मिला हुआ है। ओके, अब इसके बाद देखिए आपने जो है अगर सेलेक्ट किया कोई भी
फॉर्मूला अगर आपको लगाना है तो जैसे मान लीजिए कि डी वाले में आप चाहते हो कि वो लिखे, है ना, फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि सम हो जाए सबका, तो आप क्या करोगे, एज इक्वल टू लिखोगे, एज इक्वल टू लिखने के बाद आप लिखोगे सम इफ़, है ना, और अगर एक कंडीशन लगाना है तो सम इफ लिखोगे और फिर यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर जो है आप सेलेक्ट करना चाहते हो इन मार्क्स को, तो ये सभी को आप जो है ना सेलेक्ट कर लोगे कि यहाँ से अगर आप इसको देखो तो ये C है और ये आपका 2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका C2 और C2 से लेके कितना हो जाएगा ये, यहाँ पर देखिए C7, तो C7 तक यहाँ पे आप लिख दोगे, C2 से C7 ये सम करना है। सिंपली ये क्या करेगा, सबको जोड़ के 40 + 60 100 + 45 145 and 60 205 and 80 285 and 50, तो 285 में आप 50 जोड़ दो तो 335 शायद आएगा। ये जो है आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ पे सम करके, और वो एक कॉलम में यहाँ पे लिख देगा। फॉर एग्जांपल आपको वो लिखवाना है किसमें, D8 में, तो D8 में लिखवाना है तो आपको D8 में रिटर्न कर देगा क्या, 335, और ये इसका सम हो जाएगा। तो ऐसे जो है आप कर सकते हैं, सिंपल जो है चीज़ें आप इसमें कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स चीज़ें भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं इसमें। अब देखिए यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया गया और यहाँ पे देखिए काउंटिव फंक्शन लगाना बता रहा है, और यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जिन्होंने दोनों कंडीशन या क्राइटेरिया को मीट किया है, जैसे किसने पास किया है और स्कोर किया है फर्स्ट डिवीजन, यानी पास भी होना चाहिए और फर्स्ट डिवीजन भी स्कोर होना चाहिए। ऐसे स्टूडेंट का अगर आप इसमें चाहते हो कि पूरा नाम दिखाए तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपने लिखा इज इक्वल टू, फिर आपने लिखा COUNTIFS, और देखिए मल्टीपल कंडीशन है कि पास भी चाहिए और स्कोर्ड फर्स्ट डिवीज़न भी चाहिए, ऐसा ना हो कि सिर्फ पास हो। तो यहाँ 2 कंडीशन हो गया, अगर सिर्फ पास वाला होता तो काउंट इफ से भी काम चल जाता, लेकिन यहाँ पे काउंट इफ्स लगाना पड़ेगा, ब्रैकेट में आपने डाल दिया। अब देखिए इन सभी को सेलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि सबको चेक करना है। तो देखिए ये है आपका B2, है ना, B2, और ये कौन सा है, B11, तो यानी कि आप B2 से B11 तक चेक करना चाहते हो तो आपने यहाँ पे लिख दिया B2 से, और ये रेशियो वाला साइन जो है ना 2, इसको माना जाता है 2, और ये B11, है ना, ये हो गया। अब यहाँ पे कॉमा दे दिया आपने, तो कॉमा देने का मतलब एक कंडीशन तो ये हो गया कि अब ये करेगा काउंट, है ना। अब यहाँ पर देखिए ये हो गया आपका पास, तो यानी कि देखिए अगर B2 से B11 के बीच में जो पास वाला है, जैसे ये पास है, ये पास है, ये पास है, ये पास है, ये और ये, इन सभी को वो सेलेक्ट करेगा, ये फेल वालों को छोड़ देगा। जैसे ही आपने ये कंडीशन लगा दिया कि पास को सेलेक्ट करना है, तो जहाँ जहाँ पास लिखा रहेगा उसको सेलेक्ट करेगा और इसको जो है ये इग्नोर कर देगा। अब कह रहा है कि C2 से C11, देखिए ये C2 है और C11 है, तो C2 से C11 में क्या करना है, तो देखिए जहाँ जहाँ पास होगा और उसमें आपको क्या करना है, फर्स्ट डाल देना है, अगर फर्स्ट डिवीज़न कोई स्कोर किया है तो, और बाकी अगर नहीं किया तो फिर जो भी आ रहा है सेकंड आ रहा है तो सेकंड डिवीज़न डाल देना है। तो यहाँ पर तो अभी के लिए तो फर्स्ट ही लिखा है, तो C2 से C11 आपको सेलेक्ट किया आपने, और सेलेक्ट करके और जैसे ये फॉर्मूला आपने लगाया तो वहाँ पर इसने बता दिया कि हाँ ये वाले स्टूडेंट का फर्स्ट आया है। अब यहाँ पे आ गया क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन है, इस MS एक्सेल के स्प्रेडशीट को आप देखिए और देख के इसमें फॉर्मूला जो है लगाना है। फॉर्मूला क्या है, तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर इज इक्वल टू होगा, इज इक्वल टू सम इफ, है ना, और यहाँ पर आ गया आपका B2 से B6, तो B2 से B6 में क्या है आप देखिए, ये है आपका B2, है ना, और ये आपका B6, तो ये पूरा का पूरा आपने सेलेक्ट कर लिया, है ना, B2 से B6 यानी सनी, विंडी, सनी, ह्यूमिड, सनी, इसको पूरा आपने सेलेक्ट कर लिया। अब आपने कहा कि भाई हमको आप रिटर्न करिए सनी, इसमें सनी आप रिटर्न करिए, और कह रहा है कि C2 से C6 के बीच में जहाँ जहाँ सनी वेदर है तो उस टेम्परेचर को जो है आपको सम करना है ना। इसका मतलब यही हुआ, देखिए सम इफ, अब B2 से B6 में जहाँ जहाँ सनी है तो C2 से C6 के बीच के जो भी ये वाले नंबर्स हैं जिनमें सनी वेदर है उसको आपको यहाँ पर सम करना है। तो देखिए सबसे पहला जो है सनी कहाँ है वो देख लीजिए, विंडी है तो इसको हटा दीजिए, ये वाला ह्यूमिड है इसको हटा दीजिए, अब सनी सनी सिर्फ देखना है। तो ये देखिए ये सनी है, ये सनी है और ये सनी है, यानी इसमें क्या करेगा, ये सबसे पहले 30 प्लस आपका आ गया 25 और प्लस आ गया आपका 30, और इसको ये ऐड कर देगा क्योंकि बोला ये है कि सम इफ़, और यहाँ पे कंडीशन लगाया कि B2 से B6 में देखिए कि सनी कहाँ कहाँ लिखा है, तो सनी जहाँ जहाँ लिखा है तो C2 से C6 में उस जो ब्लॉक है उसको ऐड कर देना है। तो 30, 25 और 30 यानी 30 30 60 और 20 80 और 5 85, 85 जो है ये रिटर्न करेगा, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो इसी टाइप के जो है क्वेश्चंस MS एक्सेल में आपसे पूछे जाते हैं, और कई बार क्वेश्चन सिंपल होते हैं, कई बार क्वेश्चन जो है कॉम्प्लेक्स होते हैं, लेकिन अगर आप बेसिक क्वेश्चन देख लेंगे तो बिल्कुल अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। एक और क्लास लेके आऊँगा इसके ऊपर, जिसमें आपको मैं अच्छे तरीके से क्वेश्चंस और सॉल्व कराऊंगा, है ना। अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि यहाँ पर एक MS एक्सेल का स्प्रेडशीट दिया हुआ है और इसमें 100 कस्टमर्स हैं, है ना, 100 कस्टमर्स। और देखिए यहाँ से 2 से स्टार्ट हो रहा है और 101 तक जा रहा है, ये जो नंबर है। अब इसमें कह रहा है कि कॉलम ए जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है नाम, तो चलिए ठीक है, ये वाले नेम्स है, कस्टमर के नेम। कॉलम बी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कैटेगरी, कस्टमर की कैटेगरी क्या है, मतलब वो बच्चा है या एडल्ट है, चाइल्ड या एडल्ट, ये इसमें बता रहा है। अच्छा, ये कह रहा है कि सी जो है ना कैटेगरी, इसमें पेमेंट के बारे में बताया गया है। तो पेमेंट में दो चीज़ें बताई गई हैं, एक है 0 और एक है 1। 0 का मतलब कह रहा है डिस्काउंटेड प्राइस, है ना, तो यानी कि उस कस्टमर को डिस्काउंटेड प्राइस पे दिया गया है सामान, और 1 का मतलब फुल प्राइस पे दिया गया है सामान। अब कह रहा है कि डी में ये बताया गया है कि जो कस्टमर ने पे किया है वो कितने रुपए पे किया है। तो ये देखिए यहाँ पर अमाउंट दिया हुआ है, इसको हम अमाउंट कह सकते हैं। अब कह रहा है कि देखिए नीचे जो है ना, ये आपके कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और आपको बताना है कि कौन सा इसमें से सही है। तो कह रहा है पहला स्टेटमेंट है द फॉर्मूला इज इक्वल टू काउंट इफ्स। तो यहाँ तक तो सही है, मैंने आपको पहले ही बताया कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट होने से पहले इज इक्वल टू आएगा। तो इज इक्वल टू काउंट इफ्स, काउंट कर रहा है ये B2 से B101 तक, यानी ये हो गया आपका B2 और ये जो है, और यहाँ से B101 तक, है ना। तो यानी कि इसके बीच में आने वाले सारे ही जितने रो और कॉलम हैं वो सारे ही ब्लॉक्स को ये यहाँ पर देखेगा। इतना आपको पता है, मैंने बताया था कि इसका मतलब है 2। तो B2 यानी ये चाइल्ड हो गया, और B101 यहाँ तक, और इसके बीच में आने वाले सभी यानी एडल्ट एडल्ट चाइल्ड चाइल्ड जो भी होगा बीच में, उस सबको इसने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, ये कह रहा है कि ये काउंट करेगा, उसके बाद यहाँ पर दे देगा एडल्ट, यानी कि अडल्ट को काउंट करने के लिए कह रहा है कि बताइए इसमें से बताना है कि कितने नंबर्स हैं एडल्ट के, ये 2 से लेके और 101 तक, यानी 100 कस्टमर में कितने एडल्ट्स हैं, ऐसा अगर आपको काउंट करना है तो क्या इसके लिए ये सही फॉर्मूला है। वही कह रहा है कि स्टेटमेंट 1 बताइए सही है कि गलत है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि फॉर्मूला इज इक्वल टू काउंट इफ्स, ये भी यहाँ तक सही है। B2 से 101 और एडल्ट, ये काउंट करेगा सभी कस्टमर को जो एडल्ट है। तो इनमें से बताना है कि कौन सा सही है। देखिए अगर B2 से B101 के बारे में हम बात कर रहे हैं तो यानी हम इस B के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। अब ये क्या हो रहा है, ये देखिए यहाँ पे B2 तो सही लिखा है, B2 मतलब यहाँ से स्टार्ट करेगा, लेकिन 101 जो कह रहा है ना, तो इसमें ये क्या करेगा कि ये सिर्फ और सिर्फ इसको ही काउंट कर लेगा। ये एक 101 के बारे में बोल दिया कि आप सिर्फ एक B2 को देख लो और एक 101 को देख लो। ये अगर B101 होता यानी कि ये B वाले के उसके बीच में आने वाले सबको काउंट करता, लेकिन अब चूंकि ये 101 सिर्फ लिखा है, B नहीं लिखा है, तो इसलिए ये लास्ट वाला ही करेगा। और ये कह रहा है कि काउंट्स ऑल कस्टमर्स हु आर एडल्ट्स, तो ऑल कस्टमर्स को काउंट करेगा ही नहीं, इसलिए स्टेटमेंट 2 गलत है। तो यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज़ फॉल्स। थर्ड वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसी टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो MS एक्सेल में पूछे जाते हैं, और जो भी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगी जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछने के, उसी टाइप के क्वेश्चंस जो है मैं आपको कराऊंगा। और अगले सेशन में भी जरूर जुड़िएगा, क्योंकि वहाँ पर भी MS एक्सेल के अच्छे क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि हमें ग्रॉस पे जो है वो यहाँ पर कैलकुलेट करना है, और इसके लिए कह रहा है कि जो आर्स हैं इनको मल्टीप्लाई करना है, आर्स आर मल्टीप्लाइड बाई द आर्ली रेट। तो देखिए आर्ली रेट क्या दिया है 12.75, तो 12.75 जो है ये पर घंटे का रेट है। और कह रहा है कि अगर आपको ग्रॉस पे जो है कैलकुलेट करना है जो यहाँ पे है, तो उसके लिए आपको मल्टीप्लाई करना होगा 12.75 को जो भी आर्स है, नंबर ऑफ आर्स है। जैसे 26 घंटे अगर आप काम कर रहे हो तो 12.75 के हिसाब से आपको मल्टीप्लाई करके 26 इंटू 12.75 करोगे तो आपका ग्रॉस पे निकल जाएगा। अब कह रहा है कि बताइए कौन सा फॉर्मूला आप सेल C4 में लगाएंगे, इस वाले सेल के बारे में बात हो रहा है C4। तो इसलिए आपको सेल भी मैं पहचान करवाने के लिए पीछे जो है इंट्रोडक्शन दे रहा था कि आप सेल पहचान सको, पूछेगा अगर कुछ भी तो आपको समझ में आए कि हाँ क्या पूछ रहा है। तो बताइए कि C4 में अगर आप चाहते हो कि कोई भी फॉर्मूला डालना ताकि आप ग्रॉस पे निकाल सको, तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगाओगे इन चारों में से, यहाँ पे नीचे दिया हुआ है। सबसे पहला फॉर्मूला आपके पास है इज इक्वल टू B1 और स्टार $, फिर B $, और 4।
ठीक है। दूसरा फॉर्मूला है इज इक्वल टू $B1 स्टार B4। तीसरा है इज इक्वल टू B1 स्टार B4 और चौथा है इज इक्वल टू $1 स्टार B4। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, देखिए जब भी आपको अगर कोई भी एक स्पेसिफिक है ना सेल के बारे में बात करें, कोई भी सेल को अगर फिक्स करने के बारे में बात करें, ये सेल है तो इसको फिक्स करना है ना, क्योंकि इस सेल से इन सभी को मल्टीप्लाई करना है आपको एक एक करके। तो यहाँ पे एक सेल को तो आपको फिक्स रखना होगा, इस वाले को। तो जब भी सेल को फिक्स करने वाली बात आए ना, तो वहाँ पर याद रखिएगा कि ये डॉलर साइन लगता है, डॉलर, है ना। तो डॉलर साइन तो लगेगा, बिना डॉलर साइन वाला जो भी है उसको हटा दीजिए। तो ये है, तो ये थर्ड वाला तो वैसे ही हट गया। अब डॉलर साइन लगेगा कहाँ, तो जिस सेल को फिक्स करना है उसी के लिए लगेगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर तो यह लगाया नहीं इसने, तो B4 में लगा दिया, है ना। तो B4 मतलब इसको थोड़ी फिक्स करना है, तो ये वाला तो वैसे ही गलत हो गया। ये वाला देखिए डॉलर साइन एक बार लगाया, लेकिन B1 और B4 के बाद कुछ ऐसा लगाया ही नहीं, ये भी गलत हो गया। 2 बार डॉलर साइन लगाने होता है। और देखिए कैसे लगता है, B डॉलर साइन और फिर यहाँ पे 1 आ गया, तो ये हो गया आपका B1 सेलेक्ट, यानी फिक्स हो गया। और ये एस्ट्रिक वाला जो मार्क है ये मल्टीप्लाई करता है, और ये क्या करेगा, B4 यहाँ पे लिख दिया, यानी कि B4 से उसको मल्टीप्लाई करेगा। तो देखिए ये वाले को सेलेक्ट कर लिया आपने, फिक्स कर लिया डॉलर साइन लगा के ऐसे, और फिर मल्टीप्लाई के लिए एस्ट्रिक का यूज़ हुआ। और B4 जैसे ही आपने किया तो 26 और मल्टीप्लाइड बाई 12.75, यहाँ पर जो आएगा आंसर वो लिख देगा ग्रॉस पे में, है ना। ये ऐसा नहीं लिखेगा, ये आंसर लिखेगा। अब जैसे आप स्क्रॉल डाउन करते जाओगे नीचे की तरफ एक एक करके, तो वो खुद ब खुद इस सेल को फिक्स किए रहेगा और इससे मल्टीप्लाई करता रहेगा और वो लगता जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ करना है तो आप इसके लिए क्या करना होगा, B1 ये वाला तो सेम रहेगा, देखिए, और डॉलर साइन 1 ये हो गया, और इसके बाद एस्ट्रिक लगेगा और यहाँ पर हो जाएगा ये कौन सा है, B5। तो यहाँ पर B5 किया, और B5 जैसे किया और जैसे ये C5 वाले सेल को क्लिक किया, क्लिक करते ही यहाँ पर ये क्या कर देगा, 37 × 12.75, है ना। तो ये आपका हो जाएगा, और इसमें जो भी आएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे ये हो जाएगा 12.75 × 36, ये हो जाएगा 12.75 × 28, 12.75 × 30, 12.75 × 30। तो ये जो है सारा जो है वैसे वैसे फॉर्मूला लगता जाएगा। तो याद रखिएगा, कुछ कुछ आपको जो है ना फॉर्मूले ऐसे ही याद रखने होंगे कि कौन से चीज़ के लिए कौन कौन सा फॉर्मूला लगता है। और जो आप अगर ये प्रैक्टिकल करके कंप्यूटर पे देखते तो ज़्यादा आसान होगा, लेकिन वहाँ पर तो आपसे ऐसे ही क्वेश्चंस के रूप में ही पूछेगा, आपसे सवाल जो रहेगा वो इसी रूप में पूछेगा, इसी तरीके से पूछेगा। तो आई होप कि जो भी चीज़ें आज हमने पढ़ी हैं वो आपका क्लियर हो गया हो और कोई भी डाउट नहीं रह गया हो MS एक्सेल के इंट्रोडक्शन में, और जो हमने बेसिक चीज़ें देखी आज उनमें। और भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें जो है आने वाले एक लेक्चर में हम देखेंगे जो MS एक्सेल पर ही होगा। और कैसा लगा ये लेक्चर आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन के जरिए, और हमारा ये प्रयास कैसा लग रहा है वो भी ज़रूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।